हमारी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि इलेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, और रिप्रेजेंटेशन कैसे कोई रिप्रेजेंटेटिव बनता है, राइट। एंड क्या रिलेशनशिप है इलेक्शन का डेमोक्रेसी के साथ। अब हम बिल्कुल फर्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्शन एंड इट्स रिलेशनशिप विद डेमोक्रेसी। फिर हम सेकंड पढ़ेंगे कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन क्या क्या होते हैं, किस कंट्री में कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है और वो क्या होता है, और इंडिया में स्पेसिफिकली हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं। फिर हम थर्ड पढ़ेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स उस सिस्टम के, वो जो भी सिस्टम है वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या फीचर्स हैं उसके। फोर्थ हम पढ़ेंगे इलेक्शन क्या फ्री एंड फेयर होता है, क्या वो डेमोक्रेटिकली होता है, इफ यस सो किस किस कंट्री में होता है, इफ नो तो क्यों नहीं होता, और क्यों अगर वो इलेक्शन डेमोक्रेटिकली नहीं होता, फ्री एंड फेयर नहीं होता, तो क्या सुधार उसमें आने चाहिए, वो हमारा फिफ्थ टॉपिक होगा कि क्या सुधार आने चाहिए, रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, यानी कि हमारे इलेक्शन के सिस्टम में क्या सुधार, क्या चेंजेस आने चाहिए, दैट इज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। काफी आसान चैप्टर है अगर हम इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी, यानी कि इलेक्शन का डेमोक्रेसी से क्या लेना देना, क्या रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस। क्या ऐसा हो सकता है कोई ऐसी कंट्री जहां डेमोक्रेसी है बट इलेक्शन नहीं है। डेमोक्रेसी है कोई कंट्री में बट इलेक्शंस नहीं है। सो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर इलेक्शन ही नहीं हो रहा तो वो डेमोक्रेटिक कैसे हुई। अगर इलेक्शन नहीं हो रहा इसका मतलब वहां या तो मोनार्की है या वहां पे कोई और सिस्टम है, मतलब अगर वहां गवर्नमेंट भी है तो मतलब वो लोग चूज नहीं कर रहे। इलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि हम पार्टी को जिता रहे हैं, फिर वहां फिर गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, यानी कि हमारा डिसीजन था किसी पार्टी को जिताना। पर अगर इलेक्शंस ही नहीं हो रहे हैं तो यानी कि हमने तो कुछ चूज ही नहीं करा, तो बाय द पीपल तो कुछ हो ही नहीं रहा। और डेमोक्रेटिक कोई कंट्री तभी हो सकती है जब बाय द पीपल हो। इलेक्शन का मतलब ये होता है कि बाय द पीपल डिसीजन जो है, बाय द पीपल पार्टी चूज करी जा रही है, ठीक है। सो वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकती जहां पे इलेक्शन होल्ड नहीं हो रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि क्या कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस। सो नो, नॉट पॉसिबल। सेकेंड क्वेश्चन इज कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी। ऐसे कंट्री जहां इलेक्शन तो होता है लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है। अब मैं इसको दो पार्ट में समझाऊंगी। द फर्स्ट पार्ट इज एक ऐसी कंट्री लाइक इंडिया। अब इंडिया में क्या होता है, इलेक्शंस भी होते हैं और इंडिया डेमोक्रेटिक भी है, दोनों में यस, इलेक्शंस भी होते हैं और वो डेमोक्रेटिक भी है। सेकंड, ऐसे कोई कंट्री इमेजिन कर लो जहां पे जैसे कि म्यांमार या कोई ऐसी कंट्री जहां पे इलेक्शन होते हैं बट वो डेमोक्रेटिक नहीं है, यानी कि सिर्फ वहां पे दिखाने के लिए इलेक्शन होते हैं। मतलब ये दिखाया जा रहा है कि म्यांमार इज द गुड एग्जाम्पल वैसे, क्योंकि इलेक्शन दिखाया जा रहा है कि इलेक्शन हम कर रहे हैं, रखवा रहे हैं, पर वही रूलर वापस से जीत रहा है या उसी रूलर का कोई नॉन वन जीत रहा है। इसे कहते हैं करप्शन, राइट। कि वो सारी मतलब उनकी चाल होती है, तो सिर्फ ऐसे दिखाना होता है कि हम इलेक्शंस रख रहे हैं, हम कितने डेमोक्रेटिक है, बट एक्चुअली वो इलेक्शन सिर्फ नाम के होते हैं और वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होती है। सो क्या ऐसा हो सकता है कोई कंट्री जहां इलेक्शंस हो रहे हो पर वो डेमोक्रेटिक नहीं है, विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी। तो जो सेकंड वाला है वो यही है कि इलेक्शंस हो रहे हैं लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं है, जिसका मैंने म्यांमार एग्जांपल दिया। तो हम कहेंगे यस, ऐसा हो सकता है कि इलेक्शंस हो रहे हैं लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं है, इट्स पॉसिबल। लेकिन ऐसा भी होता है, कोई कोई ऐसी भी कंट्री होती है जैसे इंडिया जहां इलेक्शंस भी होता है पर वो डेमोक्रेटिक भी होती है वो, ठीक है। फिर ये हमें बोल रहे हैं यहाँ पे आगे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, रिलेशनशिप पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट क्या था इस टॉपिक का, रिलेशन, इलेक्शन का डेमोक्रेसी के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। सेकेंड हम ये पढ़ रहे हैं कि एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, डायरेक्ट में क्या होता है, जिसमें डायरेक्टली मैं डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हूं। जैसे कि योर फैमिली, आपकी फैमिली में आपकी मम्मी पापा कोई भी डिसीजन ले तो आपको पता होता है हाँ वो क्या डिसीजन ले रहे हैं हमारे लिए। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, अपना ओपिनियन रख सकते हो वहां पे। तो आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हो डिसीजन मेकिंग में, उनके डिस्कशंस में डायरेक्टली सीधा आप इन्वॉल्व हो रहे हो, दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब हम इंडिया में एग्जाम्पल अगर देखें तो वो लोकल लेवल पे होता है, जैसे कि ग्राम सभा, लोकल गवर्नमेंट में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्राम सभा। अब ग्राम सभा में कैसे,
अब आप गांव में देखते हो पंचायत बैठती है। अब लोकल लेवल पे क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट जब वहां पंचायत बैठ रही है तो गांव के सभी लोग वहां पे आते हैं, बैठते हैं, उस पंचायत का हिस्सा बनते हैं, देखते हैं क्या डिसीजन हो रही है, किस चीज पे डिस्कशन हो रहे हैं, अपनी राय भी उस पर देते हैं, एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं। तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं उस डिसीजन मेकिंग में, राइट। लेकिन क्या ये पॉसिबल है बाकी, मतलब लोकल गवर्नमेंट हटा दो, स्टेट पे आ जाओ या सेंटर पे, क्या पॉसिबल है? पूरी इंडिया में करोड़ लोग रहते हैं, मतलब करोड़ों लोगों में आप डायरेक्ट कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो डिसीजन मेकिंग में? या लोकसभा में डिसीजंस हो रही हैं, पॉलिसीज बन रही हैं, अब डायरेक्ट आप कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो? अब डायरेक्ट मैं या आप जाके लोकसभा में तो नहीं बोल सकते हमें ये पसंद है ये नहीं। हम इनडायरेक्टली बताते हैं, राइट। हम कैसे बताते हैं? इनडायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली कैसे? ट्वीट करके, कैंपेन करके, प्रोटेस्ट करके। तो लोकल लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है क्योंकि वहां पे गांव में कम पॉपुलेशन है, गांव में कितने 400 500 हजार लोग, तो गांव में कम पॉपुलेशन है तो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हो पाते हैं, ठीक है। जैसे पंचायत बैठी है, ये गांव के लोग हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट में हो सकते हैं। लेकिन बड़े लेवल पे देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ पे हम जिसको चूज करते हैं, जिस पार्टी को जिताते हैं, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेता है, ठीक है, वो हमारे बिहाफ पे लेता है, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्टली, जहां पे हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन लोकल लेवल पे जैसे ग्राम सभा, वहां हम डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। सो सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा? डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। फर्स्ट क्या था? इलेक्शन का डेमोक्रेसी के साथ रिलेशनशिप। सेकंड डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। एंड थर्ड पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑल्सो, जब आप ये पढ़ोगे लाइन बाय लाइन, ये पूरा इनडायरेक्ट ही बताया गया है। इन्होंने यहाँ पे यही बोला है कि हम इतने इतने लाख ऑफ पीपल रह रहे हैं, सो कैसे पॉसिबल होगा कि हम सारे जो है वो पार्ट ले पाए डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। when a decision has to be taken by lakhs and crores of people, so that is why people rule by the people usually means rule by people's representatives। so indirect में क्या होता है, lakhs और करोड़ से आप डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो, तो आपके रिप्रेजेंटेटिव आपकी जगह आपके लिए डिसीजन लेते हैं वहां पे, उसको हमने इनडायरेक्ट कह दिया। फिर हमसे यहाँ पे बोला गया है, जो हम थर्ड पॉइंट इस पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं वो है, एक होता है डेमोक्रेटिक और एक होता है नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, ठीक है। एक होता है डीई डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, एक होता है एनडीई मतलब नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। अब ये क्या होता है? डेमोक्रेटिक इलेक्शन वो होता है जिसमें आपने बिल्कुल जो रूल्स लिखे थे उसको फॉलो करते हुए इलेक्शंस फॉलो करा। जैसे कि अगर आपको बोला है कि 25 से ज्यादा एज होनी चाहिए अगर आपको इलेक्शन में खड़ा होना है, आपकी है वो एज, ठीक है, तो आप डेमोक्रेटिकली इलेक्शन कर रहे हो। आप राइट टू वोट दे रहे हो तो आपकी 18 से ज्यादा एज होनी चाहिए, कम तो नहीं है आपकी 18 से एज, मतलब फिर आप इलेक्शन सही से कर रहे हो, वो है डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जैसे हम इंडिया में करते हैं। कुछ कुछ कंट्रीज में नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखे होते हैं वहां पे, उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में वो उसको फॉलो नहीं करते, तो वो नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, जहां पे वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। इट इज जस्ट लाइक कि जब हमारे क्लास में टेस्ट होता है और हमारी टीचर बोले कि आपको बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी, और मान लो आप बिना चीटिंग दिए टेस्ट देते हो, ठीक है। अगर आप बिना चीटिंग दिए टेस्ट देते हो, इसका मतलब आपने डेमोक्रेटिकली उस टेस्ट को दिया। लेकिन वही टेस्ट अगर आपने चीटिंग करके दे दिया, जबकि रूल्स में क्या लिखा था, आपको चीटिंग करके नहीं देना, मैम ने रूल लिखा है ब्लैक बोर्ड पे चीटिंग करके नहीं देना, पर आपने चीटिंग करके दे दिया वो टेस्ट, तो आपने रूल को तोड़ा, यानी कि आपने नॉन डेमोक्रेटिकली वो टेस्ट दिया। ऐसे इलेक्शन होता है कि हमें रूल्स को जो फॉलो करते हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो कंट्री इलेक्शन को फॉलो, इलेक्शन के रूल्स को फॉलो नहीं करती वो नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो गए, सिंपल। अच्छा, अब ये इलेक्शन के रूल्स लिखे कहाँ पे होते हैं? मुझे क्या पता इलेक्शन के रूल्स क्या है? अब जब आपने क्लास में टेस्ट दिया तो मैम ने तो ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया रूल क्या है, लेकिन यहाँ पे हमें इलेक्शन के कहाँ पे पता लगेगा कि रूल्स कहाँ है, कहाँ लिखे हैं? तो यहाँ पे पिक्चर में आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं ये सारे रूल्स इलेक्शंस को लेकर। अब वो क्या क्या रूल्स हैं? लिखा हुआ है कि हु इज एलिजिबल टू वोट, कौन वोट दे सकता है, उसकी एज क्या है, कौन कॉन्टेस्ट कर सकता है, इलेक्शन को कौन सुपरवाइज करेगा, कौन देखेगा वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वोटर्स की एज क्या होनी चाहिए, वो सारा सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे है, वो सारे रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हैं। और वही सारे रूल्स हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, कि कौन एलिजिबल है वोट के लिए, कौन सुपरवाइज करता है इलेक्शन अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, इलेक्शन कौन सी डेट को होगा ये कौन डिसाइड करता है, ये सभी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? डेमोक्रेसी और इलेक्शन का रिलेशनशिप। सेकेंड हमने पढ़ा डायरेक्ट इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट में होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। फिर थर्ड हमने पढ़ा डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, जो रूल्स को फॉलो करते हुए इलेक्शन कराते हैं जैसे इंडिया, और एक होता है नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो रूल्स को फॉलो नहीं करती। फिर हमने पढ़ा वो रूल्स कहाँ लिखे होते हैं, वो रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। ठीक है भैया, ये तो हमने पढ़ लिया।
अब आता है सेकेंड टॉपिक, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, कि इंडिया में हम कौन सा इलेक्शन सिस्टम को फॉलो करते हैं. Okay, you may have noted above a reference to different methods of the system of elections. You may have wondered what these were all about. You may have seen or read about different methods of electioneering or campaigning in the elections. But what are different methods of elections? By elections को आप conduct कैसे कराते हो? अब हम बचपन से एक चीज वैसे हम देखते आ रहे हैं कि जिसको highest vote मिलता है, the candidate who gets highest votes gets elected, and that is what elections are all over the world. So why do we need to think about it? अब आप ऐसा सोचोगे कि हम ये क्यों सोचे इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया में कैसा होता है. हम सबको पता तो है, जिसको हाईएस्ट वोट्स मिलते हैं वो जीत जाता है, सिंपल सी बात है. एंड हम, और वोट कौन करता है उनको? पीपल गो एंड वोट. हम लोग जाते हैं, उनको वोट करते हैं, जिसको हाईएस्ट वोट मिले वो जीत जाता है. अब हमें इसको, इसमें तो सोचने क्या बात है, मतलब इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई कि हम इस पे पूरा एक टॉपिक बना रहे हैं इधर. बड़ी बात यह है कि बहुत सारी ऐसी चीजें, एस्पेक्ट्स हमें पता ही नहीं है इसके. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज नॉट एज सिंपल एज इट अपीयर्स टू अस. जितना सिंपल हमें इलेक्शन सिस्टम लग रहा है, ऑनेस्टली इतना सिंपल ये है ही नहीं, और वैसे सही में ये है नहीं इतना इजी, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा. बट हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्या है. सिर्फ इतना ही नहीं है कि हाईएस्ट मिले और वो हो गया. डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होते हैं. सो सबसे पहला सिस्टम है एफपीटीपी सिस्टम, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हम इंडिया में फॉलो भी करते हैं. हम सब ने एक चीज देखी है कि जैसे ऊपर लिखा था, हाईएस्ट वोट किसी को मिला और वो जीत गई पार्टी. हाईएस्ट वोट मिला, वो जीत गई. ठीक है, लेकिन वो हाईएस्ट जो मिले वोट, क्या आपको पता है उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे एक वर्ड में? अगर मैं आपसे पूछूं, अब मैं आपसे पूछूं इंडिया में क्या सिस्टम फॉलो होता है, आप तो इलेक्शन समझाने लग जाओगे. ऐसे हम वोट करने जाते हैं, 18+ के होते हैं जब, फिर जिसको हाईएस्ट वोट्स मिलते हैं वो जीतते हैं, फिर तो वो लंबा एक पूरी डेफिनेशन हो गई वो. पर उस डेफिनेशन पूरी को हम कहते क्या है? वो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. बहुत लोगों को ये नाम नहीं पता होता है, बहुत लोगों को पूरा इलेक्शन का प्रोसेस पता है, पर उनको ये नहीं पता वन वर्ड में सो क्या कहते हैं. और अगर कोई पूछ ले फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एफपीटीपी, तो उनको ऐसा होता है कि पता नहीं ये क्या है, मुझे तो आता नहीं, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. पर उनको सब पता होता है, बस ये नहीं पता होता वो सिस्टम का नाम ही एफपीटीपी है. ठीक है, जहां पे हाईएस्ट वोट्स मिलते हैं वो जीतता है, उस सिस्टम का नाम एफपीटीपी सिस्टम है. उसे हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं. बस इट्स दैट इजी. अच्छा, एफपीटीपी हमने पढ़ लिया. अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में एग्जांपल्स के थ्रू. अब ऊपर एक पिक्चर दी हुई है, ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग दी हुई है. ठीक है, ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग दी हुई है. इसमें बोला हुआ है कि कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस जीत गई. और कांग्रेस, ये कब का है न्यूज़पेपर की क्लिपिंग? 1984. ये 1984 का न्यूज़पेपर क्लिपिंग है जिसमें कांग्रेस जीत गई. अच्छा ठीक है, कांग्रेस जीत गई, ये बताना क्या चाहते हैं हमको, लेट्स सी. It talks of one historic moment in India's democracy. In the Lok Sabha elections of 1984, वो क्लिपिंग थी लोकसभा के इलेक्शन के 1984 की, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 415 वोट्स मिलते हैं. 415 सीट्स मतलब उसको मिलती है आउट ऑफ 543 लोकसभा की सीट्स. यानी कि लोकसभा का इलेक्शन होता है 1984 में, जिसमें कांग्रेस जो है उसको 415 सीट मिल जाती है आउट ऑफ 543 लोकसभा की. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर परसेंटेज में निकालें 415 को, यानी कि 80% से भी ज्यादा सीट जो है वो कांग्रेस को मिल गई. क्यों मिली? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस जीती होगी, उसको वोट्स ज्यादा मिले होंगे, तभी उसको सीट्स मिली. ओके, अच्छा, अब आपको एक मैं ये दिखाती हूँ चार्ट. इस चार्ट में लिखा हुआ है इतने सारी पार्टीज थी, इन सारी पार्टी में लोकसभा का इलेक्शन 1984 में कांग्रेस को 48% वोट्स मिलते हैं. सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं तो वो जीत जाती है, और सीट उसको 415 मिल जाती है, फिर दैट इज मोर देन 80%, बाकी सबसे ज्यादा. तो एफपीटीपी सिस्टम में क्या, मैं इससे क्या समझाना चाह रही हूँ इस बॉक्स से, कि एफपीटीपी सिस्टम में आपको एक तो हाईएस्ट वोट्स चाहिए होते हैं. पहला पॉइंट, पहला पॉइंट आपको हाईएस्ट वोट्स चाहिए होते हैं. ठीक है, वी से वोट्स, हाईएस्ट वोट्स चाहिए होते हैं. यानी कि बाकी जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आपके वोट्स ज्यादा आने चाहिए. इट्स जस्ट लाइक अ रेस. एक रेस हो रही है, यहाँ पे सब एक पॉइंट पे खड़े हुए हैं और आप यहाँ से आपको आगे भागना है. कांग्रेस सबसे आगे भागी, वो फर्स्ट आई, फिर बीजेपी सेकंड आई, ऐसे. तो फर्स्ट कांग्रेस आई, वो जीत गई, उसको हाईएस्ट वोट्स मिले. यहाँ तक बात क्लियर है. ठीक है, पीटीपी सिस्टम, फर्स्ट पॉइंट हाईएस्ट वोट्स. सेकंड पॉइंट, अब यहाँ क्या होता है, आपको जितने वोट्स मिलते हैं, मतलब अगर आप जीते, आपको सबसे ज्यादा वोट्स, हाईएस्ट वोट्स मिले, तो आपको प्राइज भी तो कुछ मिलेगा. अब रेस में आप फर्स्ट आते हो, आपको कुछ तो प्राइज मिलते हैं, कुछ मेडल, कुछ ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, कुछ प्राइज मिलेगा आपको. अब हाईएस्ट वोट्स कांग्रेस क्या है, इसको क्या प्राइज मिलता है? इसको मोर देन 80% सीट्स मिली लोकसभा में.
इससे हमें ये पता लगता है यहाँ पे आपके जितने वोट्स हैं उतनी ही सीट्स होंगी, ऐसा नहीं होता। वोट्स इज नॉट इक्वल टू सीट्स। यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड पॉइंट, कि वोट्स आपके जितने भी हैं आपको सीट्स उससे 10 गुना, बहुत ही ज्यादा गुना मिलती है सीट्स आपको। कैसे, फिर से बताती हूँ। अब कांग्रेस के 48% वोट्स थे, जो कि बहुत ज्यादा इन लोगों से जीत गई, ठीक है, जीत गई, खुशी मना ली। लेकिन ये जो सारी जो बाकी पार्टीज है इनके मुकाबले तो ज्यादा है। लेकिन अगर मैं 100 में से देखूं तो 48 तो बहुत कम है। 48 तो बहुत कम है। अगर मैं 100 में से देखूं तो 48 तो बहुत कम है। लेकिन सीट्स तब भी इसको ज्यादा मिली, 80% सीट, मोर देन 80%, तो ये तो बहुत ज्यादा होता है। तो यही एफपीटीपी सिस्टम में होता है। आपको, आप इसको ऐसा समझो, एज अ रिवॉर्ड आपको मिला है कि आपको यहाँ पे जितने वोट्स, भले ही आपके 48 कम है, 100 में से देखिए तो भले ही आपके 48 कम है, तब भी आपको सीट्स बहुत ज्यादा मिली, क्यों? क्योंकि आप जीते हो। भले ही 48% कम है लेकिन बाकी पार्टी से आप जीते हो, तो आपको एज अ रिवॉर्ड बहुत ज्यादा इसमें सीट्स मिलती हैं। तो ये याद रखना, एफपीटीपी में वोट्स जो है वो हमेशा, भले ही कम हो, बट सीट्स हमेशा उससे ज्यादा मिलती हैं। क्यों सीट ज्यादा मिलेंगे? क्योंकि आप जीते हो। बस इस तरीके से इसको याद रखो कि रेस में आप जीते हो, आपको अवार्ड मिलेगा। वो तो अवार्ड आपको ज्यादा मिलेगा, कि आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, आपको मेडल भी मिलता है, आपको आगे नेशनल लेवल पे जाने को मिलता है, फिर स्टेट लेवल पे। तीन तीन बेनिफिट्स हुए ना आपको, और रिकॉग्नाइजेशन मिलती है आपको। तो वैसे ही वोट्स भले ही थोड़े से कम हो, लेकिन क्योंकि बाकी सबसे तो ज्यादा है, लेकिन 100 में से देखे तो कम है। बट कोई बात नहीं, आप जीते तो आपको एज अ रिवॉर्ड बहुत सारी यहाँ पे सीट्स मिलती है। इसको इस तरीके से देख के चलो। तो 2 पॉइंट हो गए एफपीटीपी में, एक हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, एंड दूसरा ये वाला कि वोट्स आर नॉट प्रोपोर्शनल टू सीट्स। जितने वोट्स होंगे आपको उतनी सीट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वोट्स भले ही आपके 100 में से देखे तो कम हो सकते हैं, बट क्योंकि आप जीते तो आपकी सीट्स ज्यादा मिलती है, आपको बहुत ज्यादा, लोकसभा के अंदर। थर्ड पॉइंट इसके अंदर ये है, हम एफपीटीपी सिस्टम को प्लुरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं, प्लुरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं, पीएस। ये 3 पॉइंट है एफपीटीपी के, मतलब इतना इजी सिस्टम है। एफपीटीपी नाम सुन के ऐसा लगा पता नहीं इसके अंदर कितनी वो आएगी कैलकुलेशन, ये वो, बट इट्स दैट इजी, जस्ट ये 3 पॉइंट्स। ठीक है, ओके, डन दिस। नाउ अब इसमें एक चीज और बताई गई है। अब क्या होता है, अब इस सिस्टम को और अच्छे से समझते हैं। द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इंडिया के अंदर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है? जिला, हिंदी में बोलूं तो जिला, इंग्लिश में बोलूं तो डिस्ट्रिक्ट। मान लो कोई भी ले लो, मान लो राजस्थान है ये। राजस्थान में ही बहुत सारे अलग अलग जिला होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। अब मान लो ये एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, उसको हमने बोल दिया इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत सारे लोग खड़े होंगे इलेक्शन में, 1, 2, 3, 4, 5, मान लो लंबी लिस्ट है। इसमें अब जिसको आपने जिताया, मान लो आपने फर्स्ट वाले को जिता दिया, ऐसे हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप जिताते हो, ऐसे प्रेफरेंस होती है, आप वोट देने जाते हो कैंडिडेट को। किसको वोट देने जाते हो? कैंडिडेट। यहाँ पे जो फर्स्ट पे कैंडिडेट, मान लो फर्स्ट पे खड़ा है अविनाश, फॉर एग्जाम्पल अविनाश नाम का इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, आपने उसको जिता दिया। तो आपको पता था मेरा कैंडिडेट कौन है, आप किसको वोट देने गए? अपने कैंडिडेट को वोट देने गए। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ये आता है कि आप हमेशा पार्टी को नहीं, लेकिन आप पार्टी को भी देख सकते हो, पर आप ज्यादातर कैंडिडेट को देख के वोट देते हो। आपको पहले से पता होता है कौन कैंडिडेट है, अगर मैं इसको जिताऊंगा तो यही मेरा रिप्रेजेंटेटिव बनने वाला है। ऐसा नहीं उस पार्टी का कोई और रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा फिर, कि खड़ा ये है पर बन नहीं, जो खड़ा है उस पार्टी का उस समय, जो रिप्रेजेंट कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा है और आपने अगर उसको जिता दिया, वही आपका फिर फ्यूचर में, मतलब वही रिप्रेजेंटेटिव बनेगा आपका। ऐसा नहीं कोई और बन जाएगा। सो फोर्थ पॉइंट ये कि यहाँ पे आप कैंडिडेट को वोट करते हो। किसको वोट करते हो? कैंडिडेट को। यू वोट कैंडिडेट। ये अच्छी बात है कि आपको पहले से पता है कि कौन इंसान खड़ा होने वाला है, तो पहले से एक भरोसा आपको फील होता है। तो ये हमने 4 पॉइंट इसके देख लिए। पहला हाईएस्ट वोट, दूसरा वोट्स आर नॉट प्रोपोर्शनल टू सीट्स। वोट्स भले ही कम हो 100 में से देखे तो, लेकिन सीट्स ज्यादा मिलती है एज अ रिवॉर्ड। थर्ड पॉइंट इसे प्लुरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं, और फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हम कैंडिडेट को वोट करते हैं, ठीक है। द कैंडिडेट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक ही रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। ऐसा नहीं कि दो जीते, नहीं, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही जीतेगा, एक ही। इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। तो इंडिया में अगर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो टोटल कितने रिप्रेजेंटेटिव हुए? 543 इंटू 1, 543 हुए, ठीक है।
द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। मैं बार बार बोल रही हूँ हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स जिसको मिलेंगे, मतलब बाकी सारे कैंडिडेट जो बाकी 3 खड़े हैं इसमें से सबसे ज्यादा अविनाश को मिले, सबसे ज्यादा। भले ही वो 100 में से देखो तो कम हो, लेकिन इन सबसे तो ज्यादा मिले ना, तो वो जीत जाएगा। ठीक है, ओके ये तो हमें आ गया समझ। मैंने आपको पहले ही बताया प्लूरलिटी सिस्टम भी इसको बोलते हैं, ये हमें याद रखना है। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा। आप रीड करोगे आपको पता लग जाएगा कि डिट्टो जो मैंने बोला, वीडियो पोस्ट करके एक बार रीड कर सकते हो कि जो मैंने बोला डिट्टो वो यहाँ पे इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। वीडियो की लेंथ ना बढ़े इसलिए मैं आपको, और आप बोर ना हो जाओ, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँ, आप बोर ना हो जाओ, एक इंटरेस्ट बनाने के लिए आई एम टीचिंग लाइक दिस। तो एफपीटीपी सिस्टम तो बहुत आसान था, हमने उसके 4 या 5 पॉइंट ऊपर बहुत आराम से पढ़ लिए, वही 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। अब अनदर सिस्टम आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिसे हम पीआर भी बोलते हैं। ये पीआर सिस्टम हम इजराइल में फॉलो करते हैं। ठीक है, पीआर सिस्टम में क्या होता है बेसिकली, लेट्स रीड। In Israel, once the votes are counted, each party is allotted the share of seats in the parliament in proportion to its share of votes. अब पीआर में क्या होता है, जितने वोट्स उतनी सीट्स, राइट? तभी मैं एफपीटीपी पे बार बार पॉइंट वो रिपीट कर रही थी। एफपीटीपी में क्या बोल रहे थे, जितने वोट्स उससे ज्यादा सीट्स थी। पीआर सिस्टम में जितने वोट्स उतनी सीट्स। प्रोपोर्शनल वर्ड से पता लग रहा है कि वोट्स जो होंगे वो प्रोपोर्शन होंगे टू इट्स शेयर विद सीट्स, जो होंगे वो प्रोपोर्शन होंगे टू इट्स शेयर ऑफ वोट्स, यानी कि जितने वोट्स उतनी सीट्स। अगर 48% वोट्स तो 48% सीट्स, वोट्स इक्वल टू सीट्स। ठीक है, बट एफपीटीपी में अपोजिट था, तो इसका ध्यान रखना है। Each party fills its quota of seats by picking those many of its nominees from a preference list that has been declared before the elections. ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कह रहे हैं जहां पे आप पार्टी को वोट करते हो और वो पार्टी अपना इलेक्शन से पहले एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाती है नॉमिनीज की। ठीक है, लेकिन वो हमें अभी पता नहीं लगती, वो लिस्ट बनती है इलेक्शन होने के बाद, वो पार्टी जीत गई उसके बाद वो प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो पब्लिक होती है कि पता लगता है हमें कौन रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पहले नहीं पता लगता कि कौन कैंडिडेट है, कौन रिप्रेजेंटेशन बने, रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा। पहले हमें कैंडिडेट के बारे में नहीं पता होता, कौन अविनाश कौन क्या, हमें यहाँ नहीं पता। यहाँ हम पार्टी को वोट करते हैं। सो अनदर थिंग इज, यहाँ पे हम पार्टी को वोट करते हैं। एफपीटीपी में हमें कैंडिडेट पता था कि हाँ ये कैंडिडेट है, पर यहाँ पे हमें नहीं पता, यहाँ पे हमें बाद में पता लगता है, तो यहाँ हम पार्टी को वोट करते हैं। ये सेकेंड पॉइंट। ठीक है, सो दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इन दिस सिस्टम अ पार्टी गेट्स द सेम प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स एज इट्स प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स। जितने वोट्स मिलेंगे उतनी सीट्स मिलेंगी, वोट्स इक्वल टू सीट्स। ओके, अब पीआर सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे मान लो ये इजराइल में होता है प्रैक्टिस। ठीक है, एक एग्जांपल दिया हुआ और नीदरलैंड्स में। अब इजराइल में क्या होता है, हम पूरी इजराइल, ये मान लो पूरी इजराइल, एक जो पूरी कंट्री है ना, इसको हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मानते हैं, वन कॉन्स्टिट्यूएंसी एज अ होल। पूरी कंट्री एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो हो सकता है क्योंकि पूरी कंट्री को हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान रहे हैं, तो यहाँ पे तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान रहे हैं यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव, बट ऐसा नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी कंट्री है। हम इसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डिनोट कर रहे हैं, बट क्योंकि कंट्री बहुत बड़ी है तो यहाँ पे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, मोर देन वन। 1+R यानी कि मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। लेकिन एफपीटीपी सिस्टम में क्या था, जैसे हमने इंडिया का एग्जांपल लिया, अब इंडिया को हमने एज अ होल वन कॉन्स्टिट्यूएंसी एज्यूम नहीं करा था। इंडिया को एज अ होल वन कॉन्स्टिट्यूएंसी एज्यूम नहीं करा था, जैसे हम इजराइल को कर रहे हैं। इजराइल है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है इजराइल को पूरी को, पर इंडिया को नहीं माना गया क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इंडिया में कितनी है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 543। तो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी 543 हुई। एफपीटीपी सिस्टम में पढ़ा था। पर पीआर सिस्टम में इजराइल का एग्जांपल है कि इजराइल पूरी को हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मानते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि पूरे को एक एज अ होल। लेकिन इस पूरे का एक रिप्रेजेंटेटिव होना इज डिफिकल्ट। यहाँ पे वन या वन से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन इंडिया में क्या था, जैसे मान लो राजस्थान का इंडिया में से एग्जाम्पल लिया था, तो मैंने आपको बताया था एक जिला है तो एक जिले से एक ही रिप्रेजेंटेटिव आएगा, एक जिला से, एक डिस्ट्रिक्ट से एक ही रिप्रेजेंटेटिव जीतता है। पर यहाँ पे मोर देन वन जीत सकते हैं, इजराइल में मोर देन वन जीत सकते हैं। इजराइल में पीआर सिस्टम होता है। ठीक है, एक बार मैं रिपीट दे दूं, यहाँ पे वोट्स इज इक्वल टू सीट, जितने वोट उतनी सीट्स। यहाँ पे हम पार्टी को वोट देते हैं। थर्ड फॉर एग्जाम्पल इजराइल। ठीक है, इजराइल जहाँ पे
और पीआर सिस्टम इजराइल जहां पे मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो सकते हैं। तो पीआर सिस्टम वो सिस्टम है जहां पे मोर देन वन रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट हो सकते हैं। एफपीटीपी में वन कॉन्स्टिट्यूएंसी वन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। एफपीटीपी सिस्टम में इंडिया का एग्जांपल, वन कॉन्स्टिट्यूएंटी इक्वल इक्वल टू वन रिप्रेजेंटेटिव। पीआर सिस्टम में इजराइल में वन कॉन्स्टिट्यूएंसी बट कैन बी वन प्लस रिप्रेजेंटेटिव। ओके, इसके बाद अब हम पीआर सिस्टम जो है वो इंडिया में हम क्या करते हैं, क्या बताया था, पीआर सिस्टम इजराइल में है, इंडिया में एफपीटीपी सिस्टम है, लेकिन हम इंडिया में पीआर सिस्टम भी अप्लाई करते हैं। एफपीटीपी के साथ साथ हम इंडिया में पीआर सिस्टम भी करते हैं। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, एक टाइम पे तो एक ही सिस्टम करेंगे, लेकिन पीआर सिस्टम आपको पता होना चाहिए हम इंडिया में किस किस के इलेक्शन के लिए करते हैं, किस पोस्ट के लिए। So in India, we have adopted PR system on a limited scale for indirect elections. किसके, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना हो तो याद रखना पीआर सिस्टम, वाइस प्रेसिडेंट का कराना हो पीआर सिस्टम, राज्यसभा के लिए इलेक्शन कराना हो तो भी पीआर सिस्टम। तो आपको ये याद होना चाहिए। अब ये पूरा टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट मार्क स्टार। जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया एफपीटीपी में और पीआर में, वो पूरा इस बॉक्स के अंदर एक पेज पे है। मैं डायरेक्ट इस पेज पे आ सकती थी बट ऊपर मैं विद डायग्राम्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही थी। अब हम ये जब ये बॉक्स पढ़ेंगे तो आपकी अब रिवीजन होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बार थोड़ा फैमिलियर हो चुके हो टॉपिक से। अब ये आपकी रिवीजन है, जब मैं बॉक्स अभी आपको फिर से पढ़ाऊंगी तो आप कहोगे हाँ ये सारे पॉइंट तो अभी पढ़ाए हैं दीदी ने, और इस पे स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये आता ही 5 मार्क में आएगा ही आएगा। डिफरेंस करना, डिफरेंस तो आते ही आते, अगर वो नहीं आए तो एफपीटीपी अकेले पे क्वेश्चन आ सकता है, तो अब यही 5 पॉइंट लिखना। पीआर पे अकेले अगर क्वेश्चन आएगा यही 5 लिखना, और डिफरेंस आए तो दोनों का डिफरेंस भी हो जाएगा। तो ये बॉक्स आपको याद करना है। अब एफपीटीपी क्या है, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट्स। मैंने बताया था एफपीटीपी में जैसे इंडिया है, अब इंडिया के अंदर ये छोटा सा पार्ट है राजस्थान, अब राजस्थान के अंदर बहुत छोटे छोटे रीजन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। तो एफपीटीपी सिस्टम में छोटे छोटे यूनिट्स डिवाइड होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। इसमें आप इंडिया का एग्जांपल दे सकते हो कि फॉर एग्जांपल इंडिया विच हैज 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो हम इंडिया में एफपीटीपी सिस्टम करते हैं। दिया भी हुआ है नीचे एग्जांपल, यू कैन इंडिया। सेकेंड, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव, बताया था एक जिले से, मतलब राजस्थान है उसमें इतने सारे जिले हैं, इतने सारे जिले हैं, जिसमें से एक जिले से एक रिप्रेजेंटेटिव, दूसरे जिले से भी एक, तीसरे जिले से भी एक। बताया था वन कॉन्स्टिट्यूएंसी इक्वल टू वन रिप्रेजेंटेटिव, एक ही रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाएगा। सो एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। वोटर वोट्स फॉर अ कैंडिडेट, मैंने बताया था एफपीटीपी में आप कैंडिडेट को वोट करते हो, आपके पास पहले से प्रेफरेंस लिस्ट होती है कि इस जिले में ये 4 लोग खड़े हैं, इन 4 लोग में से नाम होता है 4 लोगों का, उन कैंडिडेट का नाम होता है। तो ये अच्छी बात है, आपको कैंडिडेट का नाम पता है ऑलरेडी कि हाँ ये कैंडिडेट खड़ा होने वाला है, इससे हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम उसे ट्रस्ट करें या ना करें। अ पार्टी मे गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर, ये भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे जो वोट्स होते हैं वो नॉट इक्वल टू सीट्स, जरूरी यहाँ पे ये नहीं होता इतने 48% वोट्स है तो 48% सीट्स होगी, नहीं। वोट्स मान ले भले 48 हो, कांग्रेस के टाइम पे देखा था, लेकिन सीट्स कितनी थी 80%। तो यहाँ पे क्या होता है, वोट्स भले आपके 100 में से देखे तो कम है, लेकिन क्योंकि आप बाकी कॉम्पिटिटर से जीते तो आपकी सीट्स यहाँ पे ज्यादा ही होती हैं, तो लेजिस्लेचर में आपको ज्यादा सीट्स यहाँ पे रिजर्व मिलती हैं। कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजॉरिटी 50+1 वोट्स, इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमें हाईएस्ट वोट्स चाहिए होते हैं, हाईएस्ट, कि बाकी सब कैंडिडेट से आप जीतना है, बस आपको, बस बाकी सारे कैंडिडेट से आपको जीतना है, हाईएस्ट वोट्स चाहिए, मेजॉरिटी वोट्स नहीं चाहिए हमको, हमको हाईएस्ट वोट्स चाहिए, मेजॉरिटी वोट्स नहीं चाहिए। अब फर्क समझो, हाईएस्ट होता है कि मान लो 100 में से अच्छे मार्क्स लाना, क्या हुआ, मान लो अच्छे कुछ भी हो सकता है देखो अपनी पास्ट के हिसाब से, बट मैं आपको ये बताती हूँ, चलो एवरेज, चलो हम 90 लेके चलते हैं कि 100 में से 90, ठीक है, लेकिन आपके 90 तो नहीं आए, लेकिन मान लो आपके आ गए 45, ठीक है। अब आपके पेरेंट्स बोलेंगे 45 तो बहुत कम है ये वो, लेकिन जब आप उनको बताओगे कि लेकिन मैं मेरी क्लास में फर्स्ट आया हूँ, यानी कि हाईएस्ट 45 गए, तो वो खुश हो जाएंगे कि अच्छा फर्स्ट आए हो, हाईएस्ट आए हैं, मतलब टफ पेपर होगा फिर तो, चलो कोई बात नहीं फिर अच्छे हैं, तो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि बाकी सारे जो कॉम्पिटिटर्स आपके, जो बाकी सारे जो आप जिन्होंने आपके साथ बैठ के एग्जाम दिया, क्योंकि वो हार गए, उनके 40 थे, किसी के 35 थे, किसी के 20 थे,
आपके उन सबसे ज्यादा थे, भले वो 100 में से कम हो, ठीक है। तो इसे कहते हैं हाईएस्ट मार्क्स पाना, जैसे हम हाईएस्ट मार्क्स पाते हैं वैसे हाईएस्ट वोट्स होते हैं। लेकिन मेजोरिटी क्या होता है, मेजोरिटी क्या होता है कि 100 में से आपने 50 को क्रॉस करा, 51 लेके आए आप 50 को क्रॉस करा, 51 लेके आए, उसे कहते हैं मेजोरिटी ऑफ वोट्स, ठीक है। भले आपके मेजोरिटी मार्क्स नहीं आए 51, बट 45 में आप जीते, तो जीतना 45, बाकी सब कैंडिडेट से ज्यादा लाना हाईएस्ट, मेजोरिटी होता है 50 को क्रॉस करना, 50+1, ठीक है। तो एफपीटीपी में 50+1 सिस्टम का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे मेजोरिटी नहीं देखी जाती है, हाईएस्ट देखा जाता है कि किसको हाईएस्ट वोट्स मिले हैं। एफपीटीपी में हाईएस्ट वोट्स देखते हैं, ठीक है। ओके, पीआर सिस्टम, पीआर सिस्टम इसी का अपोजिट हो जाएगा। पीआर सिस्टम में मैंने बताया था वन सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जैसे इजराइल का एग्जांपल हमने देखा था। इसके अंदर हम वोट करते हैं पार्टी के लिए, मैंने बताया था कैंडिडेट का हमें नहीं पता लगता है इसमें। इसमें मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है, मैंने बताया था जैसे इजराइल है उसमें है तो वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, पूरी सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी है इजराइल, लेकिन मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, इक्वल टू 1+R, मैंने आपको बताया था 1+R का मतलब है 1C यानी कि वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन वन से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव, तो ये पीआर सिस्टम होता है। इसमें आप पार्टी को वोट देते हो, इसके अंदर हमें मेजोरिटी ऑफ वोट्स चाहिए होते हैं, इसके अंदर हमें क्या चाहिए होते हैं, मेजोरिटी। एफपीटीपी में हाईएस्ट चाहिए थे, यहाँ पे हमें मेजोरिटी चाहिए, यानी कि 50%+1, ठीक है, आपको इतने चाहिए होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके जितने वोट्स हैं उतनी आपकी सीट्स लेजिस्लेचर में फिक्स्ड होती हैं, जितने वोट्स हैं इक्वल टू उतनी सीट्स आपकी लेजिस्लेचर में फिक्स्ड होती हैं, जितने वोट्स होंगे उतनी आपको परसेंटेज ऑफ सीट्स मिलेंगी। एग्जाम्पल इजराइल एंड नीदरलैंड्स, बहुत इजी था ये, ठीक है। ओके, इतना हमने कर लिया। अब हम ये देखते हैं, हमने अब ये पूरा सिस्टम समझ लिया कि एफपीटीबी सिस्टम कैसे है और हमारा पीआर सिस्टम कैसे वर्क करता है। बट नाउ वी विल सी कि किस तरीके से जो पीआर सिस्टम है वो राज्यसभा में कैसे काम करता है। इंडिया, हमने इजराइल का एग्जाम्पल पढ़ा, किसका एग्जाम्पल पढ़ा, इजराइल का, कि पीआर सिस्टम इजराइल में कैसा चलता है। पर अब हम देखेंगे कि इंडिया में भी पीआर सिस्टम था कहीं ना कहीं, मैंने आपको बताया था, है ना। इंडिया में भी तो पीआर सिस्टम था, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के इलेक्शन के लिए। तो इंडिया में कैसे होता है ये, इजराइल तो पढ़ लिया पीआर सिस्टम इजराइल में कैसा होता है, इंडिया में कैसे पीआर सिस्टम हम करेंगे। अब हम इसमें पढ़ेंगे राज्यसभा का इलेक्शन पीआर सिस्टम के थ्रू कैसे होता है, इंडिया में कैसे टेक प्लेस करता है। अब राज्यसभा इलेक्शन पढ़ रहे हैं तो ऐसा मान लो राज्यसभा में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि हमें 4 सीट चाहिए, राज्यसभा में 4 सीट खाली, हमें 4 लोग चाहिए, 4 एमपीज चाहिए हमें। तो हम 4 लोग चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, यानी कि कितने कितने की नीड है राज्यसभा में, 4, तो 4 पीपल को इलेक्ट करना है, +1 है हमारा फॉर्मूला। ऊपर क्या लिखेंगे, टोटल वोट्स पोल्ड, यानी कि कितने लोगों ने वोट्स दिए हैं। तो हमें राजस्थान की सीट खाली है, मतलब हमें राजस्थान के 4 लोग चाहिए ना, तो राजस्थान के लोग हम वोट करेंगे, है ना। अब राजस्थान के कितने एमएलए है, राजस्थान की टोटल 200 एमएलए है, तो 200 लिख देंगे ऊपर कि 200 एमएलए राजस्थान के वोट करेंगे, कितने, 4 लोगों के लिए। यहाँ पे 4 लोगों का नाम होगा, 4 प्रेफरेंस जो भी होगी, और होल में +1। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा 200, होल में +1, 200 को 500 से करो 40, 40+1 इक्वल टू 41, यानी कि जो भी जीतेगा राज्यसभा के लिए ये 200 एमएलए सेलेक्ट करेंगे, जिसे भी सिलेक्ट करेंगे उसको कम से कम 41 वोट्स चाहिए, कम से कम 41 वोट्स चाहिए। फिर से समझाती हूँ, हमने पूरा फॉर्मूला तो देख ही लिया है, अब मैं समझाती हूँ। मान लो वही प्रेफरेंस लिस्ट का काम है, 1 2 3 4, 200 के 200 मेंबर अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे नाम लिखेंगे, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस। मान लो फर्स्ट प्रेफरेंस वो अविनाश को दे रहे हैं, सेकंड प्रेफरेंस वो राज को दे रहे हैं, थर्ड प्रेफरेंस वो चलो गरिमा को दे रहे हैं, फोर्थ प्रेफरेंस वो कोमल को दे रहे हैं। तो मान लो 200 में से 41 वोट्स जो हैं या 41 से ज्यादा अविनाश को मिल गए फर्स्ट सीट के लिए, फर्स्ट प्रेफरेंस। अब 200 एमएलए में से 41 या 41 से ज्यादा वोट्स अविनाश को मिल गए फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए, तो अविनाश सेलेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद फिर इन तीनों में फिर से घूमेंगे, फिर से वो प्रोसेस होगा सेम। अब अविनाश सेलेक्ट हो गया, अब इसका नाम हट जाएगा, वो सिलेक्ट होगा, उसे हटा दो एक बार। अब इन तीन में से फिर से नाम भरे जाएंगे। अब मान लो गरिमा का नाम ज्यादातर लोगों ने 41 वोट से ज्यादा गरिमा को मिल गई, तो सेकंड प्रेफरेंस अब गरिमा हो गई, तो गरिमा भी सिलेक्ट हो गई। हमें 4 लोग चाहिए थे ना, ऐसे लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कितने भी लोग खड़े हो सकते हैं, तो लिस्ट है, मान लो 10 लोग खड़े हैं, पर 10 में से सिलेक्ट 4 ही होंगे, क्योंकि हमें 4 की ही नीड है राज्यसभा में। ठीक है, पर यहाँ पे हम 4 की जगह 10 नहीं लिखेंगे, भले ही 10 लोग खड़े हो, यहाँ पे हम वो लिखेंगे जितने की जरूरत है राज्यसभा में। सिर्फ 4 लोग चाहिए इलेक्ट के लिए, 4 की जरूरत है, तो हम सिर्फ 4 ही यहाँ पे लिखेंगे, भले ही लिस्ट में 10 खड़े हो। उन 10 में से सेलेक्ट 4 ही होने हैं जिनको टॉप 4 प्रेफरेंस मिलेगी। वो टॉप 4 प्रेफरेंस में ये जरूरी है कि 41 वोट से ज्यादा होने चाहिए। 41 वोट्स क्यों जरूरी है 41 ही हो? वो इसलिए क्योंकि हमने इस फॉर्मूला से निकाला। अगर मान लो हमें 5 लोग चाहिए होते, तो 200, या 6 लोग चाहिए होते, 200, 6+1 और यहाँ पे +1। ठीक है, 6 लोग चाहिए होते, तो फिर यहाँ पे 6 लोगों को का टॉप प्रेफरेंस देखते हैं। मान लो 10 लोग हैं, 10 में से मतलब 6 सेलेक्ट होंगे, बाकी 4 रिजेक्ट हो जाएंगे। अब मान लो आप अपने स्कूल में प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे हो, ठीक है, या हेड गर्ल या हेड बॉय के लिए खड़े हो रहे हो, और मान लो 10 लोग खड़े हैं आपके कंपटीशन में, और 10 में से मान लो प्रेसिडेंट के लिए आपके टीचर कह रहे हैं हम 6 को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 6 को सिलेक्ट करेंगे, और हम अलग अलग डिपार्टमेंट का आपको प्रेसिडेंट बनाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ 6 डिपार्टमेंट है, तो हम 6 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास 6 सीट्स है, खड़े 10 हैं, 10 में से लेकिन 6 को सिलेक्ट करना है, तो जिसको ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे वो जीत जाएगा, बाकी 4 जो है वो अपने घर चले जाएंगे, सिंपल। मतलब उन्हें नहीं मिलेगी वो पोस्ट, ऊपर के 6 को मिल जाएगी। अब ऊपर के 6 को कितने वोट्स चाहिए मिनिमम, जैसे मिनिमम या 41 तो चाहिए ही चाहिए, तो कितने चाहिए वो आपको इस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, कि 6+1 कितना हुआ, पूरा डिवाइड करके फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा वो आपको। ठीक है, तो ये इस तरीके से राज्यसभा का इलेक्शन होता है, ऐसे पीआर सिस्टम का यूज होता है यहाँ पे, इस पूरे को पीआर सिस्टम कहते हैं, और इस हिसाब से राज्यसभा की सीट पे लोग आके बैठेंगे फिर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द एफपीटीपी सिस्टम। इंडिया क्यों एफपीटीपी सिस्टम को ही अडॉप्ट करा? पीआर सिस्टम को हमने सिर्फ राज्यसभा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट में करा, बट जनरली बिगर पिक्चर पे हम एफपीटीपी सिस्टम को फॉलो करते हैं। हम वोट करने जाते हैं, जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं वो जीत जाता है। तो एफपीटीपी सिस्टम ही क्यों? तो इसके रीजन क्या है? अब ये बहुत बड़ा है, आप लाइन बाय लाइन फिर से पढ़ोगे वरना लेंदी हो जाएगी वीडियो, बट मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है और मैं आपको बहुत इजीली समझाती हूँ। इसीलिए हम करते हैं क्योंकि एफपीटीपी सिस्टम बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। दिस रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस ऑफ द एफपीटीपी सिस्टम इज इट सिंप्लिसिटी, की बहुत सिंपल है, मतलब क्योंकि क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिला, जीत गए, सिंपल। पीआर में इतना फॉर्मूला है, मेजोरिटी चाहिए होती है 50%+1, जो कि मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए एफपीटीपी बहुत आसान और सिंपल है। लेकिन जो पीआर सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, हमने राज्यसभा इलेक्शन में देखा ही ऊपर। If you have carefully read the box explaining the Rajya Sabha election, you would have noticed that it is a complicated system which may work in a small country. पीआर सिस्टम जैसे इजराइल है उसमें काम कर गया, तो एक स्मॉल कंट्री में काम कर सकता है पीआर सिस्टम, बट इंडिया जैसे इतनी बिग कंट्री, इतनी बिग करोड़ों पॉपुलेशन जिसमें, वहां काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए पीआर सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और मैंने अभी आपको ऊपर राज्यसभा का पूरा इलेक्शन समझाया ही, पूरा प्रोसेस, जो कि फॉर्मूले से बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, बट दैट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ना, इसीलिए हम नहीं पीआर को करते और एफपीटीपी को करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी, उसको समझना बहुत आसान है। मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसको नॉलेज है ही नहीं पॉलिटिक्स की या इलेक्शंस की, उसके लिए पीआर सिस्टम तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन वहीं पे एफपीटीपी उसके लिए समझना बहुत आसान है। किसी को अगर पॉलिटिक्स की या इलेक्शन की नॉलेज इतनी है भी नहीं, वो उसको सिर्फ इतना पता होना चाहिए हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं वो जीतता है, बस। उसको इतना भी पता है, मतलब इतना बेसिक पता है, ठीक है, भले उसका नाम ना पता हो कि वो एफपीटीपी होता है, और ऐसे होते हैं, मैंने देखा है खुद इंडिया में लोग, कि हाँ उन्हें नाम भले ही ना पता हो एफपीटीपी, बट उन्हें ये पता होता है कि हाँ हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं वो जीतता है। ठीक है, देयर इज ऑल्सो अ क्लियर चॉइस प्रेजेंटेड टू द वोटर्स। हाँ, एक और चीज है, एफपीटीपी में क्लियर चॉइस होती है, मतलब हमें पहले से पता होता है हमारा कैंडिडेट कौन है, हमें कैंडिडेट को वोट करते हैं। लेकिन पीआर सिस्टम में हम पार्टी को वोट करते हैं, हमें पीआर सिस्टम में पता ही नहीं कि कैंडिडेट खड़ा कौन होगा पार्टी जीतने के बाद, है ना। लेकिन अगर हमें पहले से पता हो कौन कैंडिडेट खड़ा होगा, कौन हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनने वाला है, तो हमें एक ट्रस्ट मिलता है, हमें पता है कि हाँ भाई ये रिस्पॉन्सिबल बंदा है कि नहीं। सो इट्स वेरी गुड कि हमें पहले से कैंडिडेट का नाम पता होता है एफपीटीपी सिस्टम में, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ये भी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। ओके, अब एक और इसमें रीजन है,
आप जब इसको लाइन बाय लाइन पढ़ोगे वही पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ आपको वही पेपर में लिख के आना है, 4 या 5 पॉइंट। यही आसान आसान से पॉइंट है कि काफी सिंपल है। यहाँ पे एफपीटीपी में हम कैंडिडेट को वोट करते हैं तो कितना अच्छा है, हमें पहले से पता होता है कौन कैंडिडेट खड़ा होगा। और एक और चीज है कि मैंने आपको पीआर सिस्टम में बताया था कि पीआर सिस्टम में क्या होता है, 50% +1, 50% +1 यानी कि मेजोरिटी चाहिए होती है, और मेजोरिटी मिलना इतना आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन एफपीटीपी में हाईएस्ट वोट्स चाहिए तो वो आसान होता है, तो वो आपको मिल जाता है। लेकिन 50%+1 पीआर सिस्टम में लाना बहुत मुश्किल, बहुत टफ होता है। तो क्या करते हैं, क्योंकि ये मिल नहीं पाता तो एक पार्टी, दो पार्टी, तीन पार्टी कोलिजन कर लेती है, आपस में मिल लेती है। कोलिजन क्या होता है, कोलिजन, कोलिजन इज बेसिकली जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से मिले, आपस में मिल जाए, टीम बना ले, टीम अप कर ले, वो होती है कोलिजन। तो अभी तीन पार्टी मिल जाएंगी तो इन तीनों के वोट्स भी आपस में मिल जाएंगे। जब तीनों के वोट्स आपस में मिल जाएंगे तो ये शायद 50%+1 फिर ला सकती है। पर अगर ये अकेली अकेली लड़ती है, अकेले अकेले, तो नहीं आते मेजोरिटी। तो इसलिए कई बार क्या होता है, जब कॉलिशन हो गया तो कॉलिशन होने से लड़ाइयां होंगी, क्योंकि तीनों पार्टी की आइडियोलॉजीज अलग अलग है, अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिल पाती हमको। तो आप बोलोगे पीआर सिस्टम में, पीआर सिस्टम से कोलिशन का बर्थ होता है, और कोलिशन होने से क्या होता है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिल पाती, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं। लेकिन एफपीटीपी सिस्टम में ऐसा नहीं देखने को मिलता ज्यादातर। सो दिस इज ऑल्सो द रीजन कि पीआर में हमें स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिलती है।